Hello beta. Now we are on the ninth unit, that is coordination compound, and in the last lecture we have discussed Werner's theory. ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा. तो अगला जो आपका टॉपिक रहेगा दैट विल बी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ठीक है, अब हमें अपने इस चैप्टर के अंदर तीन थ्योरीज को पढ़ना है बेटा, दैट इज वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ठीक है, इन तीनों ही थ्योरीज में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्डिंग है बिटवीन मेटल एंड लिगेंड वो कैसे होती है. तो पहला अटेम्प्ट जो था वो वर्नर ने किया, उसने ये समझाया कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं तो मेटल अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनाता है लिगेंड के साथ तो वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो सके, मतलब उसका पॉजिटिव चार्ज और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो जस्टिफाई हो सके. कुछ बातें थी जो वर्नर नहीं समझा पाया, जैसे कि क्यों किसी कॉम्प्लेक्स की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, किसी की स्क्वायर प्लेनर, किसी की ऑक्टाहेड्रल है. ठीक है, इसके अलावा कुछ एक स्पेसिफिक मेटल्स ही अच्छे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, बाकी नहीं बनाते, बताओ क्यों. या फिर मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है, कोई पैरामैग्नेटिक है, ये कैसे पता चलता है. तो इन सारी चीजों का आंसर हमें किसने दिया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने. ठीक है, एंड इट वाज गिवन बाय पॉलिंग इन 1931. ठीक है, तो इसके बेसिक्स पॉइंट्स ऑफ अजम्पशन क्या क्या थे. तो ये मान के चलता था कि जैसे लिखा हुआ है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि मेटल या फिर मेटल आयन के पास वैकेंट, मेटल आयन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल टू अकोमोडेट लॉन पेयर ऑफ लिगेंड, लॉन पेयर्स ऑफ लिगेंड. ठीक है, ये पहला पॉइंट तो ये मानता था कि मेटल या फिर मेटल आयन के पास ऑर्बिटल खाली होने चाहिए. ठीक है, ताकि वो जब लीगेंड उसके पास आए बॉन्ड बनाने को तो लीगेंड अपना लॉन पेयर मेटल के खाली पड़े हुए जो ऑर्बिटल है उसके अंदर डोनेट कर सके. ठीक है, जैसे कई बार ये डी जैसे n-1 डी ऑर्बिटल जो है, ठीक है, अक्सर क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, कारण आप पढ़ चुके हो लास्ट चैप्टर में. तो उनके पास n-1 डी ऑर्बिटल खाली होने चाहिए जिसके अंदर की वो लीगेंड का लॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो बना सके. ठीक है, ये ऑर्बिटल खाली कब होंगे, व्हेन मेटल आयन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, जब मेटल या फिर मेटल की आयन हाइब्रिडाइजेशन करेगी. समझते हो आप, +1 में डिटेल में पढ़ चुके हो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन. तो हाइब्रिडाइजेशन जब करेगा आपका सेंट्रल मेटल या फिर मेटल आयन, उस टाइम पे उसके मेटल के पास खाली ऑर्बिटल होनी चाहिए ताकि वो लॉन पेयर जो है वो एक्सेप्ट कर सके किसका, लीगेंड का. ठीक है, कई बार क्या होता है कि n-1 डी जो सबशेल है वो अपने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करती है आने वाले लिगेंड्स को जगह देने के लिए. जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास n-1 डी है और इसके अंदर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, फिलहाल ये है कि आपके पास जो मेटल है उसमें डी में 4 इलेक्ट्रॉन है और अब 4-5 लिगेंड आ गए इसके साथ बॉन्डिंग बनाने को. तो कई बार ऐसा होता है कि इन ऑर्बिटल्स के n-1 डी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद को पेयर कर लेते हैं, ये उठ के यहाँ जाएगा और ये उठ के यहाँ जाएगा ताकि ये दो ऑर्बिटल और लिगेंड के लिए अवेलेबल रहे. तो ये हमेशा नहीं होता है, कब होगा हम वो आपको बताएंगे. ठीक है, तो कई बार n-1 डी के इलेक्ट्रॉन्स खुद को पेयर अप कर लेते हैं ताकि आने वाले लिगेंड्स के लिए क्या मिल जाए बेटा, जगह मिल जाए. तो ये बेसिकली इस बात के ऊपर फोकस करती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है वो कुछ इस तरह से बनता है कि मेटल अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, वैकेंट मतलब खाली पर हाइब्रिड होने चाहिए. आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन में वैकेंट ऑर्बिटल भी होते हैं, भरे हुए भी. तो जब हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद मेटल के पास खाली पड़े हुए ऑर्बिटल हो तो उन खाली पड़े हुए ऑर्बिटल्स के अंदर लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करता है और ये जो बॉन्डिंग है दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड दिस बॉन्डिंग इज अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ठीक है, तो बेसिक इसका जो असम्पशन है वो तो बेटा यही है. ठीक है, नाउ हाइब्रिडाइजेशन आपके मेटल की क्या है, मेटल आयन की क्या है, उस हिसाब से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री अलग अलग होती है. ये तुम पढ़ भी चुके हो, हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री से क्या लेना देना है इन द 11th क्लास. मान लीजिए अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो तुम कहोगे मैडम ये तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी. समझते हो,
ठीक है। अगर किसी की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई तो वो टेट्राहेड्रल मिलेगी आपको। अगर कोई d2sp3 है या फिर sp3d2 है तो आप कहोगे मैडम इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी, या कई बार आपको sp3d भी मिल जाएगा तो इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो जो आपके मेटल एटम या मेटल आयन की हाइब्रिडाइजेशन है फॉर दैट वैकेंट ऑर्बिटल, जब वो लिगेंड को अकोमोडेट करता है उस हिसाब से उसके अलग अलग ज्योमेट्री हो सकती है। सेकंड, आप कोऑर्डिनेशन नंबर से भी ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। ठीक है, अगर स्क्वायर प्लेनर है तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, पर स्क्वायर प्लेनर के साथ टेट्रागोनल में भी ना सॉरी टेट्राहेड्रल में भी 4 ही होते हैं। तो यहां फिर आपको हाइब्रिडाइजेशन से पता चलेगा वेदर द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल और द ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर। अगर d2sp3 है या sp3d2 है, दोनों ही केस में वो क्या कहलाया जाता है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये थोड़ा कम देखने को मिलता है sp3d, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट लिए थे उसने, इनको ही चेक करके आगे मेटल के अंदर बॉन्डिंग वगैरह को देख के आप मैग्नेटिक बिहेवियर भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, जो वर्नर एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वेदर योर मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। अब ये कैसे एक्सप्लेन होगा, आप बॉन्डिंग दिखाइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, फिर ये चेक करिए क्या कोई किसी भी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल रह गया। अगर एनी ऑर्बिटल कंटेन सिंगल इलेक्ट्रॉन तो वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। अगर किसी भी ऑर्बिटल के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो आप कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा है, डायमैग्नेटिक है। ठीक है, अगर हमें ये पता चल जाता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद है कि नहीं, ठीक है भाई 0 है, 1 है या 2 है, तो एक फॉर्मूला है हमारे पास जो हमने डी ब्लॉक में सीखा था, उसमें आप n की वैल्यू पुट करो और आप मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हो। जैसे म्यू इज इक्वल टू n+2 अंडर रूट बोहर मैग्नेटॉन। मान लीजिए किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल रह गए एक एक ऑर्बिटल में, मतलब वो अकेले हैं, अनपेड है, तो n की वैल्यू 2, तो 2 और 2 प्लस में 2। ठीक, इसका आप अंडर रूट कर दीजिए, पीछे लगा दिए बोहर मैग्नेटॉन। आप ऐसे निकाल लोगे n यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल रह गए एक ऑर्बिटल। ओके, तो दिस इज द बेसिक पॉइंट ऑफ अजम्पशन। नाउ अब हम जब एक एक एग्जांपल को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेटा पॉलिंग ने कैसे समझा है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री को, उसके मैग्नेटिक बिहेवियर को, तब आपको समझ में आएगा। बुक में जितने भी एग्जांपल दे रखे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एग्जांपल, दैट विल बी CrNH3 क्रोमियम NH3 और 3 पॉजिटिव। तो मैं एक बार समझा देती हूँ आपको सबसे पहले करना क्या है। तो सिस्टमेटिक मैनर से आप इसको शुरू करेंगे तो आपका कभी भी कोई भी हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री वो गलत नहीं होगी। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। जो भी कंपाउंड दे रखा है उसमें पहले अपने मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो तुम्हें देखो अमोनिया पे तो 0 होता है, तो क्लियरली क्रोमियम के ऊपर 3 पॉजिटिव है, मैंने पता कर लिया, क्रोमियम 3 पॉजिटिव। सबसे पहले अपने मेटल की जो बाहर की कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिख ली अपने मेटल की। तो क्रोमियम की बाहर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, देखो अंदर की मेरे को जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो मेरे को अंदर वाले से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे तुमने लिखा आर्गन 18, उसके बाद ये क्या हो जाएगी 4s2 एंड 3d क्या हो जाएगी बेटा, सॉरी 4s1 एंड 3d 5। आपको पता है ना क्रोमियम की थोड़ी एक्सेप्शनल होती है। ठीक है, आर्गन 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसके ऊपर लिखा क्या है बेटा 3 पॉजिटिव, मतलब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में से निकालने हैं। तो एक तो जाएगा किससे बेटा, S से, और 2 किससे जाएंगे, D से। तो बचा क्या, क्रोमियम 3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, आर्गन एंड 3d3, क्योंकि मैंने 2 यहां से निकाल दी, एक यहां से। आपको हर केस में ऐसा ही करना है, पहले मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, उसके बाद जो चार्ज लगा हुआ है मेटल पे, पहले मेटल की ऑक्सीडेशन कॉन्फ़िगरेशन, फिर उस आयन की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये लिखा। अब मेरे को पता चला कि भाई यहाँ पे डी के अंदर खाली 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हम अगर रूल्स को फॉलो करें जैसे अफबा, होम्स, पॉली, तो हमें ऑर्बिटल के अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रखने। तो हमने बनाया क्रोमियम का 3d, ये क्रोमियम का 3d ऑर्बिटल है जिसमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं तीनों को सिंगल सिंगल रखूंगी, 1 2 3।
अब 3d के बाद क्या है बेटा 4s, पर 4s तो खाली पड़ा है, क्यों? क्योंकि 4s का इलेक्ट्रॉन तो हम निकाल चुके 3 पॉजिटिव की वजह से, 4s खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या है बेटा आपका 4p, ठीक है भाई 3d के बाद 4s और उसके बाद तो 4p आएगा, 4s भी खाली पड़ा है, 4p तो वैसे ही खाली था, 4s खाली इसलिए होगा क्योंकि मैंने निकाल दिया, ये पहले से ही खाली पड़े थे, ठीक है। अब मतलब क्रोमियम 3 पॉजिटिव ने जब 6 अमोनिया को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ा तो सिचुएशन फिलहाल कुछ ऐसी थी क्रोमियम 3 पॉजिटिव के पास। अब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बिल्कुल है, देखो 2 यहाँ है, 1 यहाँ है और 3 यहाँ है। तो अमोनिया जब बॉन्ड बनाएगा तो बेटा एक अमोनिया के मॉलिक्यूल को एक ऑर्बिटल चाहिए होगा बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और अमोनिया तो अपना लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा, तो लोन पेयर मींस 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक लोन पेयर यहां जाएगा अमोनिया का, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, 6 अमोनिया थे, हमने 6 अमोनिया को जोड़ दिया, मतलब इसमें बॉन्ड कैसे बना कि क्रोमियम ने तो अपना ऑर्बिटल दे दिया बॉन्ड बनाने के लिए और अमोनिया ने अपना लोन पेयर वाला ऑर्बिटल यूज कर लिया और दोनों ने ओवरलैपिंग कर ली। क्रोमियम के खाली पड़े ऑर्बिटल, अमोनिया का लोन पेयर वाला ऑर्बिटल, दोनों ने ओवरलैप करके बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब देखो इतना हो गया। अब ये 6 बॉन्ड बनाने में अमोनिया ने क्रोमियम के कौन कौन से ऑर्बिटल यूज किए हैं, तो देखो ये 2 तो डी के थे तो मैंने 2 लिख दिए डी, एक एस का यूज किया और 3 किसके यूज किए बेटा पी के, तो कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हाइब्रिडाइजेशन में, दैट इज D2sp3, तो आपको पता है D2sp3 अगर है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, तो नाम क्या है ज्योमेट्री का ऑक्टाहेड्रल। एक आपसे ये पूछाएगा नेम द ज्योमेट्री राइट द हाइब्रिडाइजेशन, तो आपने हाइब्रिडाइजेशन पता कर ली D2sp3, ज्योमेट्री तो फिर हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। अब तुमसे कोई पूछे वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, तो तुम्हें क्लियरली नजर आ रहा है कि मैडम ये तो सब दो दो के जोड़े इलेक्ट्रॉन के, पर ये 3 तो अकेले अकेले हैं, मतलब मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, समझ आ गया। कोई पूछे व्हाट इज मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दिस कंपाउंड, तो मैग्नेटिक बिहेवियर से मेरा मतलब है पैरा की डाया, ठीक है। अब वो पूछे व्हाट इज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस कंपाउंड, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब तुमसे म्यू पूछ रहा है एंड इट इज इक्वल टू n+2 अंडर रूट बोहर मैग्नेटॉन, n की वैल्यू क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने 1 2 और 3, तो 3 की वैल्यू पुट कर दो, 3 3+2 अंडर रूट, इसको सॉल्व कर लेना जो भी आंसर हो और पीछे बोहर मैग्नेटॉन लगा देना। तो ये 3 टर्म ही आपसे पूछी जाती है, वो आपको कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देगा, इसकी ज्योमेट्री बताइए, इसके हाइब्रिडाइजेशन बताइए, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताइए, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करके सारी चीजें क्लियर करनी है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए अगला करते हैं, सारे प्रैक्टिस करेंगे बेटा, इसमें एक भी नहीं छोड़ना है। ये क्वेश्चन ये तो आ सकते हैं, इनसे 1-2 बार जैसे बाहर भी पूछा जा चुका है, तो ये तो हमें करने ही करने हैं। नेक्स्ट है FeCN6 नेगेटिव, तो पहला काम है ऑक्सीडेशन स्टेट का पता लगाना, इसको x माना, यहाँ पे -6 है इज इक्वल टू -3, तो मेरी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। तो सबसे पहले मुझे आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो आयरन के आउटर है आर्गन 4s2 3d6, आयरन कितने की लिखनी है 3 पॉजिटिव की, इज इक्वल टू 2 यहां से जाएंगे और 1 यहां से जाएगा, आर्गन 3d5, ठीक है। अब मैंने बढ़ाया इसके d के ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, तो सिंगल सिंगल ही भरेंगे, दिस इज 3d, 4s आगे खाली पड़ा है और आगे 4p खाली पड़ा है, ठीक है। अब अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर को चेक करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है बेटा, दैट इज 6, तो 6 में तो मेरे को एक बात तो क्लियरली समझ में आती है भाई, बनेगा तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही, या तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी या फिर sp3d2। पीछे वाले केस में d ऑर्बिटल 2 खाली पड़े थे तो हमने D2sp3 बना दी। यहाँ तो ये कह सकते थे कि मैडम यहाँ पे तो 5 के 5 भरे हुए हैं, तो d में तो जगह है नहीं, हम आगे भर देते हैं, 1s भर देते, 3p भर देते और p के बाद जो d खाली होता 4d, मैडम उस बाकी बचे उसमें भर दो sp3 और d2, मतलब आप ऐसा कर सकते थे कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, वही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, पर नहीं होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगेन d2sp3 होगी। उसका कारण क्या है, हमने लिगेंड्स को 2 तरह से क्लासिफाई किया है,
एक होते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, जिन लिगेंड्स के आने के बाद मेटल अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को जोड़े में कर लेता है ताकि लिगेंड्स को जगह मिल जाए, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। और जिन लिगेंड्स के आने के बाद मेटल अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल ही रखता है और वो पेयर नहीं करता, वो होते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि कोई लिगेंड वीक है तो वीक ही रहेगा और स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग। ये बहुत सी बातों पे डिपेंड करता है, तुम्हारा मेटल क्या है, मेटल के ऊपर चार्ज क्या है, लिगेंड क्या है। मतलब अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि यहाँ साइनाइड स्ट्रॉन्ग है, इट डज नॉट मीन कि साइनाइड हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। मैं कह दूं कि क्लोरीन वीक है तो वो हमेशा ही वीक होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, किस मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मतलब मीडियम क्या है, बहुत सी बातों पे किसी लिगेंड का स्ट्रॉन्ग या वीक होना डिपेंड करता है। एक लिगेंड एक मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है तो वही लिगेंड दूसरे के साथ क्या हो सकता है बेटा, वीक। तो यहां मैं आपको याद करवा रही हूं, आप इसको ध्यान से कर लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आपका जो साइनाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और अमोनिया है, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बेटा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जो एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है अकॉर्डिंग टू दैट। और क्लोरीन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ये आपके वीक है। आगे और कोई आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, चलिए तो हमें इसमें क्या करना है कि बिकॉज साइनाइड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो इन पांचों को पेयर करेगा। अब पांच के तो जोड़े तो बन नहीं सकते, एक इलेक्ट्रॉन को तो रहना ही पड़ेगा सिंगल। तो ये उठ के यहाँ आ गया, ये उठ के यहाँ आ गया, तो कम से कम दो तो पेयर हो गए, ये एक सिंगल रह गया। अब दो डी मेरे पास खाली हुए तो एक साइनाइड अपना लोन पेयर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। हाइब्रिडाइजेशन हो गया ना, D2S और P3। ठीक है, हो गई। ज्योमेट्री तो वही है पर इतना पता होना चाहिए कि D2sp3 है, sp3d2 नहीं है। ठीक है, फर्क क्या है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन sp3d2 एंड D2sp3। अगर ये मॉलिक्यूल D2sp3 है तो इसने 3d यूज किया है, फिर 4s यूज किया और फिर 4p यूज किया है। अगर मैं इसको sp3d2 बनाती तो ये क्या यूज करता, ये 4s यूज करता, 4p यूज करता और 4d यूज करता। अब समझ में आया कि अगर अंदर वाला d यूज हो रहा है, जैसे 4s और 4p पर d है 3, ठीक है, तो हम बोलेंगे D2sp3, पहले d लगाएंगे। अगर d बाद में आ रहा है तो इसका मतलब 4s 4p और 4d। भाई बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज कर रहे हो तो sp3d2, अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज कर रहे हो तो D2sp3। इन कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कि बाहर वाला d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, इनको बोला जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आई होप आपको समझ आया। अब तुमसे कोई पूछे वेदर दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरा और डायमैग्नेटिक, तो तुम कहोगे मैडम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इट इज पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मूवमेंट पूछूं तो कुछ नहीं, म्यू में एन, म्यू के फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 पुट कर दो, n+2 अंडर रूट, तो यहाँ वैल्यू n पुट कर 1 कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक सेम है पर उसमें हल्का सा चार्ज का वेरिएशन है। अगर यहाँ में 4 नेगेटिव लगा दो, FeCN6 4 नेगेटिव, तो अब मेरे आयरन के ऊपर चार्ज आ गया 2 पॉजिटिव। यहां कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, क्योंकि 2 बस यहां से निकलेंगे तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, मैं इसी में समझा रही हूं। अब 6 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये भाई अगर मुझे 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 3 4 5 और एक को तो पेयर होना ही होना पड़ेगा। ठीक है, साइनाइड अगेन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयर करवाएगा, ये उठ के यहां आ गया, ये उठ के यहां आ गया। ठीक है, मुझे वही 6 साइनाइड भरने तो एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, क्या फर्क आया, वही कोऑर्डिनेशन नंबर 6, वही D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पर फर्क किस बात का पड़ा, मैंने पीछे 3 नेगेटिव लिया था तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया और ये पेयर हो गया, तो अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया डायामैग्नेटिक। पीछे वाला कॉम्प्लेक्स क्या था, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि उसमें आयरन 3 पॉजिटिव था, यहाँ आयरन क्या है बेटा 2 पॉजिटिव, तो मेरा कॉम्प्लेक्स हो गया डायामैग्नेटिक। मतलब इस फॉर्मूले में n की वैल्यू हो गई 0, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है ही नहीं, तो आप कहोगे इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है, बिकॉज इस फॉर्मूले में n की वैल्यू क्या होगी बेटा 0। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे करते हैं। द नेक्स्ट एग्जांपल इज कोबाल्ट F6 ऊपर 3 नेगेटिव। ठीक है, अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं कोबाल्ट की चेक करूं तो -6 और इधर -3, तो कोबाल्ट विल बी +3। मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है पहले कोबाल्ट की, तो दैट विल बी आर्गन
एंड हाँ आर्गन के बाद कोबाल्ट नंबर इज 27 और 8 7 सो 4s2 3d7। ठीक है, हो गया पूरा। ठीक है, अब आपको कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की लिखनी है, तो मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 यहां से और 1 यहां से। तो आर्गन 4s2 तो गायब हो गया, 3d6। तो 3d6 कैसे लिखेंगे बेटा? पहले सिंगल 1 2 3 4 5 और 1 कर दिया मैंने 6। ठीक है, अब आगे 4s खाली पड़ा है और 4p भी खाली पड़ा है और ये मेरा 3d है। पर जो फ्लोरीन यहाँ पे कोबाल्ट के साथ है बेटा, वो यहाँ कमजोर लिगेंड है। अगेन आई एम टेलिंग यू देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि मैं आपको बता सकूं कौन लिगेंड स्ट्रॉन्ग और वीक है। आगे आपको एग्जांपल मिलेंगे, ठीक है, कि कभी वाटर जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाता है तो कभी वो वीक हो जाता है। तो आप याद ही कर लीजिए और कोई सॉल्यूशन फिलहाल नहीं है। ठीक है, हाँ सीबीएसई क्वेश्चन बहुत पूछती है इसके ऊपर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे आप पेयरिंग नहीं करवाओगे। यहाँ पे 2 पेयर है, बाकी 4 सिंगल है, तो मैं चाहती तो इसको उठा के यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पे कर सकती थी, हो भी जाता। पर यहाँ पे ऐसा तब होता जब आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, फ्लोरीन कमजोर है तो वो यहाँ नहीं पेयर करवाएगा। तो इसका मतलब ये जगह तो भर गई, तो इसको आगे से शुरू करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, एक लोन पेयर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और अगले वाला 4d के अंदर देगा। 1 2 हो गए ना, 4 5 और 1 6। तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी बेटा? देखो इसने कौन से यूज किए, एक ऐसे यूज किया हाइब्रिडाइजेशन में 3p और 2 क्या यूज की, d। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3d2। मतलब है तो वही ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, बट ये कॉम्प्लेक्स जो बना है वो बाहर के d ऑर्बिटल को यूज करके बना है। सो दिस इज कॉल्ड एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पूछ लेते कई बार इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होते हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को कई बार हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हाई स्पिन का क्यों, मतलब इनमें स्पिन ज्यादा होती है। ज्यादा क्यों? अगर तुमने इनको पेयर नहीं किया तो इनकी स्पिन ज्यादा है, अगर मैं पेयर कर देती तो एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल कर देते, स्पिन कम हो जाती। तो सिंगल रखने से इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन ज्यादा होती है, पेयर करने से स्पिन कम हो जाती है। तो ये बढ़ेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर कोई कॉम्प्लेक्स ये होता D2sp3 तो मैं बोलती ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और फिर मैं इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलती, क्योंकि इसमें पेयरिंग हुई है और पेयरिंग होने से स्पिन क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आया ये सब। तो अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये आगे जाके आप लिमिटेशन वाले पार्ट में पढ़ोगे कि ये समझा नहीं पाया पॉलिंग कि क्यों कोई लिगेंड कभी वीक फील्ड हो जाता है तो कभी स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाता है, कभी पेयरिंग हो जाती है कभी पेयरिंग नहीं हो पाती है, ऐसा क्यों। अब आप गलत कर सकते थे ना, कोई बच्चा कह सकता था मैडम मैं यहाँ पे भी पेयरिंग करवाऊंगा, तो वो हाइब्रिडाइजेशन को कर देता क्या, D2sp3, होड़ी क्या थी sp3d2, तो वो तो गलत हो जाता। तो ये आगे जाके लिमिटेशन बनेगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कि वो क्यों नहीं समझा पाया कि क्यों कोई कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल होता है तो क्यों कोई कॉम्प्लेक्स जो है वो आउटर ऑर्बिटल होता है। अब तक हमने जितने एग्जाम्पल पढ़े वो सब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के थे। तो आई होप हमने 4 एग्जाम्पल किए हैं, चारों ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के थे। तो आज की वीडियो में इतना ही काम करेंगे। स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, पेंटागनल, बाइपिरामिडल, इनके जो एग्जाम्पल है वो कल करेंगे। पर उससे पहले आप क्या काम और करोगे, पहले 2 साल पहले सीबीएसई ने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा था जिसमें जो क्वेश्चन आपकी बुक में डिस्क्राइब करके दे रखे हैं उनको छोड़ के जो बुक में एज एन एग्जाम्पल लिख रखे हैं बस नाम, उन क्वेश्चंस को उसने पकड़ लिया और पूछा कि बताओ ये फॉर्मूला दे दिया, ये इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल। अब जो तुम्हारे बुक में डिटेल में समझा रखे हैं वो तो तुम याद कर लोगे। अब जो ऐसे ही कहीं कोई एक फॉर्मूला आ गया बुक में और उसके बारे में कुछ पूछ ले, तो जैसे ही ये टॉपिक खत्म होता है कोबाल्ट F63 नेगेटिव, आपके बुक में इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को समझा रखा है जो मैंने बता दिया कब बढ़ते हैं। इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, फिर 5 कॉम्प्लेक्स दे दिए जो इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये होते हैं, फिर 5-7 एग्जाम्पल दे दिए कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये होते हैं। आपको वो याद करने हैं और अगर आप वो याद करोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि एक लिगेंड कभी इनर ऑर्बिटल में आ रहा है तो कभी आउटर ऑर्बिटल में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक लिगेंड हमेशा स्ट्रॉन्ग और एक हमेशा ही क्या रहता है बेटा, कमजोर।
तो ये आपका काम है कि इनर और आउटर ऑर्बिटल के जितने भी एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है आप उनको सेपरेटली लिख के याद करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स तो इनर ऑर्बिटल है और ये आउटर ऑर्बिटल है, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा आपको कि किस में पेयरिंग करवानी है और किस में पेयरिंग नहीं करवानी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे।